गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग बीपीएससी में बिहार स्पेशल के बारे में कुछ जानकारी एकत्र कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग का क्या है, तो यह बिहार में कृषि से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, बिहार में कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख होगा इसमें। अर्थात हम लोग कृषि से संबंधित जो तमाम समस्याएं हैं बिहार में उसके बारे में जानेंगे। और इसी में नीचे हम लोग देख लेंगे बिहार में कृषि रोड मैप, जो बहुत ही चर्चा में रहता है, नीतीश कुमार के कार्यकाल की कहा जाता है कि एक अचीवमेंट है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहली बात, बिहार क्या है, तो यह एक गरीब राज्य है और मुख्यतः किस पर आश्रित है बिहार, तो बिहार की जो आय होता है या बिहार के लोग जो 11 करोड़ की जो जनता है वो मुख्यतः यह कहा जाए कि प्रमुख रूप से सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही आश्रित है। देखिए यहाँ पर बिहार के भिन्न भिन्न भागों में कृषि की परिस्थितियों तथा तरीकों में घोर विभिन्नता पाई जाती है। बिहार का जो मैप है कुछ इसी तरह का मैप होता है बिहार का, और बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है। यह उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार में बहुत सारी विशाल विशाल नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बहुत सारी नदियां हैं। इसी तरह दक्षिण बिहार में वो सारी नदियां हैं जो सीजनल हैं, अर्थात पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं, और जिसमें सबसे बड़ी सोन है, बाकी क्यूल और कौन बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ सा हैं। जैसे उस सब में क्या होता है, उन सब में कि बाढ़ का ही पानी आएगा, यानी बारिश होगी तो उसमें बाढ़ आएगा, और बारिश नहीं हुई तो उसमें पानी का अभाव रहता है। तो क्या हो गया कि बिहार के जो कृषि है वह इन नदियों पर और मानसून के साथ जुआ हो जाती है। कभी और ज़्यादा पानी चली आई तो बिहार के अधिकतर जिले डूब जाते हैं, नहीं पानी हुआ तो सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया। प्रायः होता है कि उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है और दक्षिण बिहार में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है ज़्यादा। दोनों ही हालत में क्या होगा, किसानों के लिए खराब स्थिति है, वो कृषि नहीं कर पाते हैं। यही से उनका मुख्य रूप से यही समस्या है बिहार में, बिहार की रियलिटी है। दूसरा, पर कैपिटा ज़मीन कम है, क्योंकि आबादी अत्यधिक है तो ज़मीन कहाँ से अधिक होगा, कम है, यह भी एक समस्या है। पैसा नहीं है कि वो जापान की तरह, इजराइल की तरह आधुनिक कृषि कर सके। और शिक्षा में भी बिहार भारत में सबसे नीचे से जो आने वाले राज्य है उसमें नीचे से आता है। तो देखते हैं बिहार के भिन्न भिन्न भागों में कृषि की परिस्थितियों तथा तरीकों में घोर विभिन्नता पाई जाती है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में मिट्टी की बनावट और फसलों के तरीकों में विभिन्नता पाई जाती है। इससे बिहार में कृषि विकास के लिए कोई योजना समरूप नहीं तैयार की जा सकती है। जहाँ पर अधिक पानी है, यानी कि बिहार का जो पूर्वी जिला है जैसे कटिहार, पूर्णिया, जो पश्चिम बंगाल के बाउंड्री वाले इलाके हैं, किशनगंज, उन सब में कौन सी खेती होती है, क्योंकि वो सब मार्सी लैंड है, तो वहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है और जूट के उत्पादन में बिहार दूसरे नंबर पर है। वहीं उत्तर बिहार प्रायः पूरा का पूरा में जो उत्तर बिहार है उस वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और बाढ़ भी आती है, अतः ही उस समय के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी, तो चावल यानी धान की खेती होगी। वही दक्षिण बिहार जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था उचित है, जैसे कि सोन क्षेत्र में, तो वहाँ पर तो धान की खेती हो जाएगी। लेकिन जो झारखंड से सटने वाले जो ज़िले हैं वहाँ पर धान की खेती की समस्या है, वहाँ पर मोटे अनाजों की खेती होती है। इसी तरह टाइल क्षेत्र में चने की खेती होगी, और शहरों के आसपास या जो भागलपुर, समस्तीपुर आदि इलाके हैं वहाँ पर सब्जी की खेती होती है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर पूरा इलाका इस समय केला की खेती की जाती है। अतः बिहार में विभिन्नता भी चरम स्तर पर है। सिंचाई सुविधा का भी असमान वितरण रहने के कारण बिहार में कृषि विकास की कोई भी योजना तैयार करने में कठिनाई होती है। बिहार का 28 जिला बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है, जिसके कारण कृषि सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। बिहार की कृषि में 49% प्रच्छन्न बेगारी रहने के कारण प्रति श्रमिक उत्पादकता निम्न है। यहाँ पर आगे प्रच्छन्न बेगारी मतलब क्या, और किसी घर में 10 व्यक्ति हैं, कल्पना कीजिए, उसके पास मान लेते हैं कि खेत कितना है, उसको 4 एकड़ खेत है, लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि 10 एकड़, कहने के लिए तो 10 व्यक्ति 10 लगे हुए हैं। अगर इस घर में 5 व्यक्ति रहता, वो भी 4 एकड़ में खेती करता, उसका प्रोडक्शन कितना होता, कल्पना कीजिए कि उसको 80 कुंटल चावल हो जाता है। अब अगर 10 व्यक्ति है तो क्या ऐसा थोड़े है कि इसको 160 क्विंटल चावल होगा, ना होगा। अतः जो 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा है इसका उत्पादकता क्या हो गया,
तो शून्य है उत्पादकता है। यानी बेरोजगारी से बेगारी भला वाली बात हो कि वह काम कुछ नहीं है, अतः जो घर का काम है उसी में लगा हुआ है अपना, उसका ज़िंदगी का जो दिन है, बहुमूल्य दिन, वो इसी तरह बेकार होते हुए कट रहा है। यानी कि वह खा रहा है और ज़िंदगी के जो दिन है उसको गुजार रहा है। समझिए कि उसके जीवन में अभी उसके जीवन से लॉकडाउन अभी हटा नहीं है। तो प्रति श्रमिक उत्पादकता निम्न है। इससे कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं लिया जा सकता है। कृषि में पूंजी का विनियोग पर्याप्त नहीं हो पाता। अब इतना अधिक आबादी है बिहार में, तो पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा थोड़े है कि बिहार कोई समुद्र तटीय राज्य हो जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार एक लैंड लॉक्ड कंट्री जैसा है। अगर मान लेते हैं कि बिहार एक कंट्री होता तो कैसा होता, जिसकी आबादी 94,000 किलोमीटर, आबादी 11 करोड़, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई न शहर न ही कोई उचित व्यवस्था, तो बिहार कहाँ खड़ा होता? तो बिहार आज हम लोग जो अफ्रीका के अफ्रीका के देशों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सूडान है, लेबनान है, सीरिया है, यमन है, उसी सब के करीब में बिहार भी खड़ा होता। जैसे उन सब राज्यों में पढ़ते हैं, देशों में देखते हैं हम लोग कि पलायन करते हैं, कभी मेडिटेरियन सी में लोगों के डूबे हुए बच्चे नज़र आते हैं, तो कभी कोई उसको पकड़ के ले जाता है, तो कहीं पर यूरोप में प्रवेश करने के लिए वहाँ के सेना से जूझते हुए नजर आते हैं। इसी तरह हम लोग को पता चलता कि कभी गंगा नदी पार करते हुए, कर्मनाशा नदी पार करते हुए या महानंदा नदी पार करते हुए बंगाल में जाने के लिए कभी 100, कभी 200, 500 लोग बह गए। कुछ लोग कंटेनर में बंद होकर जा रहे होते। यानी बिहार भी एक तरह से कहिए तो सीरिया ही होता, क्योंकि बिहार की जो आबादी है सबके क्या है, तो कृषि है, नहीं तो अधिक से अधिक लोग प्रवासी रूप से काम करते हैं। ऐसा थोड़े है कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े और अच्छे कंपनियों में काम करते हैं और उनका जीवन व्यवस्थित है, नहीं, उनका जीवन काम चलाऊ है, जीवन यापन हो रहा है। तभी तो जब लॉकडाउन हुआ तो सारे जितने भी शहर थे, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बम्बे हो, मद्रास हो, बंगलोर हो, सबसे लोग पैदल चलना शुरू कर दिया। और कहाँ लक्ष्य था? तो मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी यूपी ही उनका जाना लक्ष्य था। मतलब समझ सकते हैं कि बिहार में गरीबी कितनी है। इसे पैसा भी नहीं है। चलिए, इस स्थिति में अदृश्य बेरोजगारी बिहार की कृषि में उत्पन्न हो गई है। बिहार की कृषि की अन्य महत्वपूर्ण समस्या अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ प्रति हेक्टेयर निम्न उत्पादन तथा फसलों का कम उपज होना है। एक तो पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, अब उसमें निवेश नहीं होगा खेती में, तो वहाँ से अधिक उत्पादन कैसे होगा? बिहार में कृषि पर जनसंख्या का काफ़ी दबाव है। प्रति व्यक्ति भूधारण क्षमता मात्र 0.18 हेक्टेयर से भी कम है, जबकि राष्ट्रीय औसत देख लीजिए 1.5 हेक्टेयर है। जहाँ राष्ट्रीय औसत 1.5 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति, वहीं बिहार में 0.18 है। यानी इसका यह लगभग 10% से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना अंतर है तो समझ सकते हैं। आज भी बिहार में लगभग 82.9% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 15.3% किसानों के पास 1 से 4 हेक्टेयर के बीच और केवल 1.8 किसानों के पास ही 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। अतः कृषि भूधारण क्षमता में भी बहुत असमानता है। उत्पादन अधोसंरचना सुविधाएं जैसे सिंचाई, उन्नतशील बीज, उर्वरक आदि का घोर अभाव है। जो हरित क्रांति हुआ था, फर्स्ट हरित क्रांति कहाँ सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के कावेरी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ के किसान के पास ज़मीनें बहुत थी और वे पैसे वाले थे। तो आज देख लीजिए वे लोग विकसित हो गए। लेकिन अभी भी बात होती है कि जब हरित क्रांति होगी वह 2030 की कल्पना होती है और उसका क्षेत्र कौन होगा? तो पूर्वी भारत होगा, जिसमें मुख्य रूप से बिहार का नाम आता है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में अभी भी हरित क्रांति आना बाकी है। बाजार जनित समस्याओं के अलावा भंडारण एवं परिवहन आदि की समस्याएं भी मौजूद हैं। अगर अधिक आलू हो जाए या कोई भी फसल का उत्पादन हो जाता है, चावल, धान भी देख लीजिए। जब नीतीश कुमार पहली बार आए हुए थे तो इन्होंने जोर शोर से खूब चावल की खरीदारी की थी। चावल मतलब धान समझिएगा। और हुआ क्या कि सारे ब्लॉक में जहाँ भी देखते हुइएगा कि धान रखे कि रखे और सड़ गए सब के सब। इन लोगों ने क्या किया? कृषि उत्पादन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल नहीं बनाया जा सका है और न ही ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधा यहाँ पर मौजूद है। यानी कि स्टोरेज रूम होना चाहिए, फैसिलिटी, ऐसा भी नहीं है। बिहार राज्य की कृषि योग्य भूमि
तेजी से बंजर होती जा रही है। अभी तक 431.72 हेक्टेयर जमीन बंजर में बदल चुकी है, जबकि सिंचित क्षेत्र मात्र 46.8 लाख हेक्टेयर ही है। उत्तर बिहार में यह स्थिति भयावह है। यहाँ जमीन बड़ी तेजी से क्षारीय होती जा रही है, लाखों वृक्ष सूख चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ नहरों से सिंचाई की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। जब अधिक पानी कहीं किसी क्षेत्र में जमा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक कैपिलरी प्रतिक्रिया होती है और एक लीचिंग कहाँ होती है, वह होती है शुष्क इलाकों में। लेकिन जो कैपिलरी प्रतिक्रिया शुरू होती है यह जहाँ पर पानी है और नहीं उन सब क्षेत्र में होगी। इसमें होगा क्या, खूब किसी क्षेत्र में खूब पानी का जमाव हो गया तो क्या होगा, पानी के साथ साथ पानी नीचे जाना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगी, अपने साथ जितने भी उसमें मिनरल हैं, उसमें जो उपयोगी तत्व हैं, वो सब के सब नीचे चले जाएंगे और सिर्फ ऊपर कैल्शियम ऊपर बच जाएगा, जिससे क्या होता है, वह क्षारीय मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो अनुपजाऊ होता है। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कुछ कारण हैं, जैसे पहला प्राकृतिक कारण, क्योंकि बिहार एक तरह से कहा जाए कि प्रकृति का यह सौतेला पुत्र है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में देश हैं, राज्य हैं जहाँ पर प्रकृति बहुत मेहरबान रहती है, लेकिन यहाँ पर बिहार के साथ भी प्रकृति ने कुछ ज़्यादा ही अन्याय किया है। बिहार की कृषि प्रकृति पर निर्भर है, जिसमें विशेष रूप से वर्षा की प्रवृत्ति निश्चित नहीं है, कभी अधिक व कभी न्यून हो जाती है, कौन तो वर्षा। इसी कारण बिहार की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। बिहार के कृषि की उत्पादकता कम होने के कारण मिट्टी के गुणों में एकरूपता का अभाव है। छोटा नागपुर में मिट्टी का गुण उत्तरी बिहार के मिट्टी के गुण से बिल्कुल भिन्न है। यह तो छोटा नागपुर तो झारखंड में चला गया, लेकिन अब कहिए अब दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार में आइए, कहीं नाइट्रोजन की कमी है। हाँ, प्रायः जितने भी भारत की मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी ही क्यों ना हो, सब में नाइट्रोजन की तो कमी मिलती ही है। पानी भरने की समस्या भी है यहाँ पर, यानी जलमग्न हो जाता है। इन सब कारणों से बिहार की कृषि की निम्न उत्पादकता पाई जाती है। दूसरा संस्थागत कारण, यानी आधारभूत भी कुछ कारण हैं, जैसे पहला जोतों का आकार छोटा होना, यानी ज़मीन का जो टुकड़ा है वो वही छोटा है, और है भी तो वह बहुत जगह बटा हुआ है, कोई एक जगह है नहीं। किसी भी कृषक के पास एक ही मात्र ज़मीन का टुकड़ा हो, वैसी भी वाली बात नहीं है बिहार में। भूमि की दोषपूर्ण व्यवस्था में यह आ गया। बिहार में कृषि के पिछड़े होने का कारण जोतों का छोटा होना है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में होल्डिंग का आकार बहुत छोटा है। जैसे देख लीजिए, भारतीय स्तर पर 1.8 हेक्टेयर है औसत आकार। पंजाब में यह 3.8 हेक्टेयर है, लगभग 4 गुना, कहीं 3 गुना। हरियाणा में 3.5 हेक्टेयर है, और बिहार में औसत जो जोतों का आकार है वह 1.38 से लेकर 0.68 हेक्टेयर के बीच में है। यानी यह सामान्य तौर पर ही छोटे छोटे आकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मानव की आबादी अत्यधिक है, सामान्यतः स्तर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही कहावत चला आया है पूरे बिहार में। यहाँ जनमानस तो सुनिएगा कि माघ का महीना ऐसा है कि जो बिना बरसे हुए जाता नहीं है, और कोई ऐसा भाई नहीं जो बंटवारा करता नहीं। मतलब किसी के कोई दादा एक से मान लेते हैं, उनके 2 पुत्र हुए, तो दादाजी के पास अगर 20 एकड़ ज़मीन थी तो बहुत ज़मींदार थे। अब उनको 2 पुत्र हो गया, तो दोनों पुत्र को क्या होगा, 10-10 एकड़ ज़मीन, क्योंकि दोनों अलग हो जाएंगे। अब इन दोनों पुत्र को समान स्थिति में कर रहे हैं कि 2-2 बच्चे होंगे, मान लेते हैं, तो 2-2 बच्चे हो गए दोनों पुत्र को, तो 4, यानी अब इनमें क्या होगा, तो 5-5 एकड़ में आ जाएगा। और फिर ये दोनों पुत्र थे, अगर इन दोनों को भी 2-2 हो गया तो 2.55 एकड़ ज़मीन चला आएगा। किसकी बात कर रहे हैं? जिसको 20 एकड़ ज़मीन था दादाजी को, और बहुत सारी ज़मीन लोग बेच देते हैं। और तो और कभी किसी को तो पराया घर में सुन लीजिएगा कि 5-6, 10-10 बच्चे हुए हैं, तब ज़मीन का क्या हाल होगा वो समझ ही सकते हो। बिहार में कृषि के पिछड़े होने का दूसरा कारण संस्थागत कारण दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था है। भूमि सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, चकबंदी व्यवस्था, भू हदबंदी व्यवस्था, किंतु ये सभी व्यवस्था असफल सिद्ध हुए। अतः बिहार में क्या है, तो कृषि पिछड़ गई। पहले देख लेते हैं हम लोग कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन मैटर क्या। जब हम लोग पढ़ते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, बंगाल में अस्थाई व्यवस्था यानी लैंड सेटलमेंट
किया हुआ था, या उसको कहिए जमींदारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत क्या था कि उसने जमींदारों को एक क्षेत्र बेच दिया, बोली लगा होगा, और क्षेत्र जो कीन लिया वो वहाँ के जमींदार हो गए। अतः जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़ा हुआ करती थी, और वे लोग गांव के छोटे छोटे जो गरीब फैमिली है उनसे कृषि करवाते थे, बदले में वे लोग अपना शेयर लेंगे, और जो छोटे मोटे जो कृषक वर्ग था जिसको कम ज़मीन है उससे भी इन जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार था। जो आज ब्लॉक करता है वही काम पहले के जमींदार लोग करते थे। तो जब सरकार आ गई भारत में तो यह भी एक पार्टी हो गई, अतः इन्होंने जमींदारों का उन्मूलन कर दिया। लेकिन दूसरी बात है कि सरकार है, बैंक है, लेकिन वहाँ पर इतने कागजी कार्रवाई के साथ पैसा तो नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन जो ये लाला वर्ग था, जमींदार थे, सब पैसा तो दे देता था, लेकिन यह रेट अधिक था। लेकिन ऐसा बात थोड़ी है कि आज भी नहीं है वर्ग, आज भी प्राइवेट जो सूद का पैसा धंधा चलता है वह बैंक से अधिक चलता है। दूसरा है चकबंदी व्यवस्था, मतलब यह अच्छी व्यवस्था थी जो आज तक लागू ना हो पाई। किसी भी एक व्यक्ति है जिसके छोटे छोटे ज़मीन के 10 टुकड़े हैं, पंजाब में क्या हुआ, उन सबको एक करके उसको एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया जाएगा। जिस व्यक्ति का ज़मीन जहाँ होगा वहाँ एक जगह होगा। लेकिन बिहार में यह स्वप्न ही रह गया, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़मीन से बहुत अधिक प्रेम था। और भू हदबंदी यानी सीलिंग एक्ट, इसमें क्या था कि 1961 में आया था कि 15 एकड़ से अधिक ज़मीन है उसको सरकार जब्त कर लेगी। हुआ क्या, कुछ ज़मीन तो सरकार को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सरकार को ज़मीन मिला वो सरकार ने जो जिनके पास ज़मीन नहीं उनको बांट दिया हो, नहीं, वो ज़मीन सरकार ने रख ली। उस पर भी आज बहुबोलियों का कब्जा है, और लोगों ने भी इसमें लूप होल्स निकाल दिया, ज़मीन का ही गुमनाम व्यक्ति के नाम पर ही ज़मीन कर दिया, अतः इससे भी वे लोग बच गए। और तकनीकी कारण, बिहार में कृषि उत्पादन की पुरानी तकनीक आज भी प्रचलित है, लेकिन इसको अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बिहार में आज अब थ्रेसर या जीरो टिलेज कृषि कहिए उसको, रोटावेटर, ट्रैक्टर, जो जितने भी मशीन पूरी दुनिया में है उस तरह के जो मशीन है छोटे ही स्तर पर हो, लेकिन बिहार में आ चुके हैं। यहाँ देखिए, लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर हल बैल, कुदाल, खुरपी से खेती की जाती है, जबकि पंजाब हरियाणा में इस्पात, हल, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, डीजल पंप आदि के लिए अधिकांश किसानों को उपलब्ध हैं। फलस्वरूप बिहार में कृषि उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में कम है। यह न लिखे तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन ही छोटा है तो क्या करेगा, मशीन से करने में तो उसको अधिक खर्चा होगा, उससे अच्छा है कि वो स्वयं हाथ से कर लेता है। बिहार में कृषि विकास के मामले में अपर्याप्त सिंचाई सुविधा बहुत बड़ी बाधा तत्व है। हाँ, ये सही बात है। यहाँ की मात्र लगभग 49% भूमि यानी 45.47 लाख हेक्टेयर 2012-13 के अनुसार सिंचित है। साथ ही बिहार में हरित क्रांति के प्रवेश में भी विलंब के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी हुई। उत्तम बीजों व रासायनिक खादों के उचित प्रयोग का प्रचलन विभिन्न जिलों में समान रूप से नहीं हो पाता है। बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता का एक कारण फसलों के कीड़े मकोड़े व रोग से सुरक्षा न कर पाना भी है। चौथा है आर्थिक कारण, यह सबसे प्रमुख कारण है। बिहार के कृषकों के बारे में कहा जाता है कि वे सदा ही ऋणों में दबे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने कृषि व्यवसाय में उत्पादन वृद्धि के लिए धन का विनियोजन करने में असमर्थ रहते हैं। पर्याप्त वित्त के अभाव के कारण कृषि में आधारभूत आदानी यानी इनपुट्स की कमी हो जाएगी। अब अगर आप कम लगाओगे तो कम पाओगे, जिससे बिहार में कृषि में कम उत्पादन होता है। और अन्य कारण में जितना मन में आए उतना लिख दीजिए। बिहार में कृषि के कम उत्पादन होने के अन्य कारणों में प्रमुख जैसे राज्य में आधारभूत संरचनाओं का अभाव, जैसे सिंचाई और विद्युत की अल्प विकसित व्यवस्था, लेकिन अब तो विद्युत बिजली भी रह रही है। आधुनिक ढंग से कृषि विशेषज्ञ सेवा का अभाव, कहने को तो कृषि विज्ञान केंद्र भी बहुत जगह स्थापित हो चुके हैं। कृषि क्षेत्र को विस्तार सेवाएं उपलब्ध नहीं होना, बिहार के अधिकांश कृषकों का परंपरावादी दृष्टिकोण तथा कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार इत्यादि, इन सभी कारणों के फलस्वरूप बिहार में कृषि का पिछड़ापन पाया जाता है और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कृषि उत्पादकता कम है। बिहार सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे इसमें नई कृषि नीति का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें मक्का, गन्ना, चावल, फल, सब्जी की खेती को प्राथमिकता दी गई है। तभी तो बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार कितना बार मिल चुका है, मक्के के लिए 3 बार मिल चुका है। कृषकों की समस्या पर समग्रता से विचार करने के लिए किसान आयोग का गठन किया गया है। कृषि की उत्पादकता में बढ़ोतरी के उपाय सुझाने के लिए भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया है।
कृषकों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए कृषि उपज बाजार अधिनियम का निरसन कर दिया गया है। यानी एपीएमसी जो एक्ट था, जिसमें था कि आपको अब जो किसान है उनको सामान जो उनको अलॉट कर दिया जाएगा वहीं ही बेचना है, जो उसको बिहार में हटा दिया गया, लेकिन इसका भी कुछ खास लाभ न हुआ। बीज और जूट को बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन की पुनः शुरुआत की गई है। सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा का गठन किया गया है। सभी जिलों में मिट्टी जांच और बीज जांच पौधशालाओं की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। 19 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है। किसानों को समर्पित करने हेतु किसान सम्मान योजना की स्वीकृति दी गई, जो एक बार ही लागू हुआ और सरकार ने कहा कि इसमें गलत आदमी का चुनाव हो गया है, और बात भी सही था। जो फ्रॉड किसान थे उन लोगों को ही सरकार ने किस्ती सामान दे दिया, इसलिए सरकार ने बोला कि अब हम दूसरी बार इसको न देंगे, और बस एक बार हुआ उसका तो बंद हो गया। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 10% अतिरिक्त राज्यांश की स्वीकृति दी गई है। यानी मोर ड्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली बात है, यानी बूंद बूंद कृषि होगी। और फ्लड इरिगेशन है, ऐसा पहले होता है कि एक नाला बना दिए, इससे पानी जाएगा और जो खेत है इसको सींच देंगे। इसमें होगा स्प्रिंकलर में कि इस तरह से एक मशीन लगा दी जाएगा, पाइप नल टाइप का, और यही चारों तरफ नाच नाच कर स्प्रे कर देगा, जिससे पानी की बचत होती है।